क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आप लोग बेसिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हो। बेसिक्स के अंदर आपने स्टार्ट किया ऑपरेटर अलजेब्रा से। ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने कोम्यूटेटर के ऊपर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। कोम्यूटेटर के केस के अंदर आपने बहुत सारे जनरल एक्सप्रेशंस को याद किया। हर्मिटिसिटी के केस के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप लोग किसी भी ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स भी देखी हर्मिटिसिटी को लेकर। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने आइगन फंक्शन को देखा, आइगन वैल्यू इक्वेशन को देखा और आइगन वैल्यू इक्वेशंस को लेकर भी हमने कुछ थ्योरम्स को पढ़ा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट को पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कौन सा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं है, आखिर बेसिक मतलब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसकी भी बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे, और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है नॉर्मलाइजेशन की उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था जब आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन ए बॉक्स के अंदर मूव कर रहा था। और बॉक्स मेरा किस लेंथ का था, 0 से L लेंथ का मेरा बॉक्स था। उसका मैंने आपको फंक्शन भी याद कराया था। अगर आपको वेव फंक्शन याद हो तो फंक्शन होता है √2/L sin nπx/L। ये उसका वेव फंक्शन होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स का। ये आपको याद भी करना है। आगे जाके जब हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे, जब पोस्टुलेट के अंदर आपको चारों मॉडल गिवन होंगे, जब मॉडल्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद भी आपको इनको याद करना है। तो हम बार बार इसको अभी से पढ़ने लग जाएंगे ताकि जब हम वहाँ तक पहुँचे तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाए। तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स का फंक्शन होता है √2/L sin nπx/L। आपको इसको याद करना है। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे कि कैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी उसके अंदर आप लिमिट्स को पुट करो, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। और जो आपका साई होता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, वो होता है √2/L sin nπx/L। इसको बार बार बोलो ताकि आपको याद हो जाए। और फिर हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। कल हमने प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक याद किया था। तो उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। वैसे हम इस क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर से। तो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 से L। अब यहाँ पर जो मेरी बॉक्स की लेंथ है वो क्या है, 0 से L है। यानी कि आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, √2/L sin nπx/L, √2/L sin nπx/L। इसको बार बार बोल लो ताकि आपको याद भी हो जाए। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो वेव फंक्शन वो गिवन भी है। इसका जो A पार्ट है और D पार्ट है ये नेट के अंदर आ चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी के अंदर से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पार्टिकल इन 1D बॉक्स से ही आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपको वेव फंक्शन दे भी सकता है और वो आपको वेव फंक्शन नहीं भी देगा। अगर नहीं देगा तब भी आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल इन बॉक्स का फंक्शन क्या होता है। 0 से L के लिए पता होना चाहिए आपको, -L से L के लिए पता होना चाहिए, 0 से 2L के लिए पता होना चाहिए। हमने अभी तक बात की है 0 से L के लिए। जब आगे जाएंगे तो हम लोग -L से L की भी बात करेंगे, 0 से 2L वाले फंक्शन की भी बात हम लोग करेंगे। तो आपको यहाँ पर निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द रीजन। आपका जो ये पार्ट है 0 से L/4 के लिए निकालना है आपको, 0 से 3L/2 के लिए निकालना है, L/2 से L के लिए निकालना है, L/2 से 3L/2 के लिए भी निकालना है। A और D पार्ट को जो है वो नेट के अंदर पूछा भी जा चुका है। 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का। क्वांटम केमिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन आपको 4 नंबर के अंदर देखने को मिलेंगे। 2 नंबर के अंदर जो आएगा वो ऑपरेटर अलजेब्रा से आ सकता है, कोम्यूटेटर से आ सकता है, हर्मिटिसिटी से आ सकता है। आपको स्टेटमेंट दे देगा हर्मिशन ऑपरेटर की थ्योरम्स की, तो वहाँ से आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन अगर बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, नॉर्मलाइजेशन की, तो 4 नंबर के अंदर यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप 1 मिनट के अंदर कर दोगे। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है। वो फंक्शन क्या आपका पार्टिकल 1D बॉक्स है, तो यहाँ पर हाँ है, आपका फंक्शन 1D बॉक्स का है। तो आपको पता है कि जो आपका साई होता है वो तो √2/L sin nπx/L होता है। उसके बाद आपको ये पता है कि इसकी बाउंड्री 0 से L है, यानी कि आपका फंक्शन यहाँ पर इसको लगा सकते हो। तो 0 से L की बाउंड्री है, फंक्शन आपका ये है। इसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट वैल्यू याद की थी लास्ट क्लास के अंदर। वो डायरेक्ट वैल्यू थी P = 1/L × x, उसके ऊपर लिमिट -1/2nπ sin 2nπx/L, उसके
ऊपर लिमिट। आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो क्वेश्चन आएगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स से, लेंथ होगी 0 से L की। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर bx dx का क्या होता है, कोस स्क्वायर bx dx का क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन भी आने चाहिए। लेकिन अगर नहीं आते, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको किस तरीके से करोगे, ये आज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको सिर्फ लिमिट्स को यहाँ पर पुट करना है। पहले केस में आपकी लिमिट 0 से L/4 रहेगी, दूसरे के अंदर 0 से 3L/2 रहेगी, इस सी के अंदर आपकी L/2 से L रहेगी, डी के अंदर आपकी L/2 से 3L/2 रहेगी। तो आपको सिर्फ लिमिट्स को पुट करना है। अगर आप लिमिट्स को पुट करोगे तो जो आपकी साइन की वैल्यूज आएंगी वो निकल कर आ जाएगी। साइन की 3π/2 आएगी, कभी 5π/2 आएगी, 7π/2 आएगी, 11π/2 आएगी, 8π/2 आएगी, nπ आ जाएगी, 2π, 3π, 4π। तो आपको साइन की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको याद हो, मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको ग्राफ्स बताए थे, साइन के भी मैंने आपको बताए थे और कोस के भी बताए थे। कोस के मैंने इसलिए बताया क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स का फंक्शन जो है वो कोस के अंदर भी हो सकता है। इसकी हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन बॉक्स -L से L के लिए, उसके अंदर हम बात करेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो कोस का भी निकल कर आ सकता है। तो आपको कोस की और साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, कौन से एंगल पे क्या होती है। आपको प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए 1D बॉक्स के लिए, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और इसका बेसिक मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई लड़का या कोई भी लड़की एक कमरे के अंदर बंद है और उस कमरे के अंदर वो क्या कर रहे हैं, मान लो कि कोई भी है इस कमरे के अंदर वो घूम रहा है। आपको पता है कि कोई लड़का इस कमरे के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। उसका कुछ भी नाम होता है, रमेश, सुरेश, पप्पू, छप्पू, वो कमरे के अंदर घूम रहा है। आपको ये बात तो पक्का पता है कि वो रमेश सुरेश जो भी है वो कमरे के अंदर है और वो कमरे के अंदर मूव कर रहा है। और आप अभी इस टाइम पे कमरे से बाहर खड़े हो और आपसे कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपको कि रमेश आपको उस कमरे के अंदर घूमता हुआ दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको पता है कि वो रमेश जो है वो कमरे के अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके अंदर है पाने की, 100%। अगर मैं आपको कोई डाइस देता हूँ, जिससे आप लोग लूडो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, अगर मैं आपको कोई डाइस देता हूँ और उसके अंदर मैं सभी नंबर को 6 कर देता हूँ, मैं 1 2 3 4 नहीं है, सबके ऊपर क्या है 6 है, और अगर आप उस डाइस को रोल करोगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%। अगर वहाँ पर सारे के सारे 6 ही हैं तो 6 ही आएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोटू कमरे के अंदर घूम रहा है, छोटू कमरे के अंदर है और वो कमरे के अंदर ही घूम रहा है, और आप कमरे के बाहर खड़े हो और आपसे कोई पूछता है कि छोटू जो है, छोटू के अंदर कमरे में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, छोटू के अंदर पाए जाने की संभावना क्या है, तो आप तो यही बोलोगे ना कि वो क्या है, 100% है। वो घर के इस कोने में हो सकता है कमरे के, वो कमरे के इस कोने में हो सकता है, वो कमरे के इस कोने में हो सकता है, इस कोने में हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कमरे के अंदर तो होगा ही होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी बंदे की घर के उस कमरे के अंदर होने की क्या हो गई, 100% हो गई। अब केस लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए आपके पास पार्टिकल इन बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को घूम रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अगर वो इस बॉक्स के अंदर मोशन कर रहा है, चाहे वो मोशन ट्रांसलेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, कोई भी मोशन कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टिकल इन 1D बॉक्स हम पढ़ते हैं स्पेशली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। अब वो बॉक्स के अंदर मोशन इस तरीके से करेगा, किसी टाइम के ऊपर वो यहाँ पर होगा, किसी टाइम के ऊपर यहाँ होगा, किसी टाइम के ऊपर यहाँ होगा, किसी टाइम के ऊपर यहाँ होगा। लेकिन अगर बाहर खड़ा होकर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की इस कमरे के अंदर पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 100%। जब वो यहाँ है तब भी कमरे के अंदर है, यहाँ है तब भी कमरे के अंदर है, यहाँ है तब भी कमरे के अंदर ही है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई इलेक्ट्रॉन की पूरे कमरे के अंदर ओवर एंटायर स्पेस क्या हुई, 1 हुई। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और यही मतलब होता है मेरा नॉर्मेलिटी का। क्या होता है इसमें, क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड व्हेन द प्रोबेबिलिटी डिटरमाइंड बाय द वेव फंक्शन ओवर एंटायर सिस्टम फॉर विच फंक्शन इज डिटरमाइंड इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो पूरे स्पेस के अंदर जिसके अंदर वो मोशन कर रहा है उसके अंदर तो उसकी पूरी की पूरी 1 आनी चाहिए। अगर 1 नहीं आएगी इसका मतलब आपका फंक्शन अननॉर्मल है, आपका फंक्शन अननॉर्मल है। नॉर्मलाइजेशन वर्ड नॉर्मल वर्ड से ही आया है। या तो आपका फंक्शन नॉर्मल होगा या तो आपका फंक्शन अब नॉर्मल होगा, अननॉर्मल होगा। क्यों होगा अननॉर्मल, क्योंकि वो फंक्शन आपको इस तरीके से बताना चाहिए कि अगर आप ओवर एंटायर स्पेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो आपकी 1 आनी चाहिए। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ इसको हम समझते हैं किस तरीके से, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको चेक करना है कि जो आपका साई एक्स है वो एक्स है, ये आपको फंक्शन
फंक्शन दिया गया है, साई इक्वल टू एक्स, ये आपको फंक्शन दिया गया है। आपको चेक करना है कि आपका ये फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है भी या नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आपको इसको नॉर्मलाइज्ड करना है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है कि ओवर एंटायर स्पेस, पूरे कमरे के पूरे स्पेस के अंदर जहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, पूरे स्पेस के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आपको कैसे चेक करते हो, इसको चेक करते हो साई स्टार इंटू साई डी टाउ ओवर एंटायर स्पेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 आ गया इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर नहीं आया तो वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, आपको उसे नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा। आपको फंक्शन की लिमिट दे रखी है x इक्वल टू 0 से 1। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नॉर्मलाइज्ड है भी या नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, टू चेक द साई एक्स इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। ये मेरा फॉर्मूला किसका होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर आपका फंक्शन 0 से 1 के लिए डिफाइन है और मैं लिमिट 0 से 1 के लिए लेता हूं, तो इसका मतलब मैं पूरे एंटायर स्पेस के लिए बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे जिस जहां पर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उस स्पेस के लिए बात कर रहा हूं। तो आपका पार्टिकल उस स्पेस के अंदर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं लास्ट के, जहां पर हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, 0 से L/2 के लिए निकाल रहे थे, 3L/2 या से L/2 के लिए निकाल रहे थे। अगर वहां पर आप निकालोगे 0 से लेकर L के लिए, तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, 1 ही निकल कर आएगी, क्योंकि जो आपने फंक्शन लिया हुआ है साई इज इक्वल टू √2/L sin n πx/L, वो अपने आप वो पहले से ही क्या है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। आप इसको निकाल कर देखिएगा, आप निकाल कर देखो प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है और आपको 0 से लेकर L के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप निकाल कर देखिए, वो आपकी 1 निकल कर ही आएगी, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो कैसे नॉर्मलाइज करते हैं उसको अब यहाँ पर देखते हैं। तो आपको पहले चेक करना है साई स्टार साई डी टाउ आपका 1 है या नहीं है। अगर 1 हुआ तो फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है, आप उसको यूज कर सकते हो आगे किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आपका अगर ये साई स्टार साई डी टाउ 1 नहीं आया, इसका मतलब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर ये 1 के बराबर है भी या 1 के बराबर नहीं है। तो आपका जो साई एक्स है वो क्या है, एक्स है। यहाँ पर किसी कोई भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर आपके फंक्शन के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो साई स्टार और साई मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिमिट्स पुट की, साई स्टार साई डी टाउ लगाया, डी एक्स लगाया। डी टाउ आपका इस केस के अंदर क्या हो गया, एक्स हो गया। पार्टिकल आपका एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहा है, वाई में करेगा तो डी वाई हो जाएगा, 2D में करेगा तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा, 3D में करेगा तो डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। तो उस तरीके से जो है आपका वॉल्यूम एलिमेंट चेंज होता रहता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, साई स्टार साई डी एक्स निकालना है 0 से 1 के लिए। तो आपने क्या किया, साई की वैल्यू पुट करी, साई स्टार आपका क्या है, एक्स है, साई आपका क्या है, एक्स है। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साई स्टार इक्वल टू साई मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू में 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ये निकल कर आ जाएगा x³/3। तो क्या आ गया, क्या x³/3। आपने लिमिट्स रख दी 0 से 1, ये पूरे स्पेस की लिमिट रख रहा हूँ क्योंकि आपका फंक्शन 0 से 1 के लिए डिफाइन है। तो मैंने पूरे एंटायर स्पेस की लिमिट रख दी है, 0 से 1 मैंने यहाँ पर लिमिट रख दी है। तो जब आप 1 करोगे तो क्या हो गया, 1 का क्यूब/3 डिवाइडेड बाय 0 का क्यूब/3, तो ये तो आपका 0 हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये निकल कर क्या आया आपका 1/3 निकल कर आया। ये तो 1 के बराबर नहीं आया। अगर ये 1 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है साई इक्वल टू एक्स, वो आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं है। आप अगर इस फंक्शन से वैल्यू निकालना चाहते हो ऑब्जर्वेबल्स की, तो आपको पहले इस फंक्शन को जो है वो नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा। बिना नॉर्मलाइज्ड करे आप इस फंक्शन को क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो चलिए सीखते हैं आखिर हम लोग इसको नॉर्मलाइज्ड कैसे करेंगे। तो अभी मैं इसको लिख रहा हूँ साई यू मतलब क्या, ये फंक्शन अभी क्या है, अननॉर्मलाइज्ड है, ये फंक्शन अभी अननॉर्मल है। तो मैंने इसको क्या लिखा, साई यू को मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू एक्स बिटवीन 0 से 1, ये जो इसकी लिमिट दी गई थी, ये अभी इस लिमिट के अंदर तो क्या है, अननॉर्मल है। आपको टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड वी टेक ए कांस्टेंट n, आपको ये कांस्टेंट ले लो n, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलता हूँ। और विद इट एंड नाउ से दैट फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज्ड, एंड नाउ जो आपका साई नॉर्मलाइज्ड होगा वो क्या होगा, n इंटू में अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन, यानी कि आपने नॉर्मलाइजेशन से एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया उस फंक्शन को, और आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो आपको सिर्फ उस n की वैल्यू निकालनी है कि आखिर आप किस कांस्टेंट से, नॉर्मलाइजेशन का जो मैंने n ले रहा हूँ ये कांस्टेंट होता है, आप किस कांस्टेंट से उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करो कि जो आपकी
आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाए। तो हमें बेसिकली सिर्फ n को निकालना है, कैसे आप n को कैलकुलेट करते हो। तो चलिए देखते हैं। आपका फंक्शन क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कि आपने जब इसको n से मल्टीप्लाई किया तो आपका फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया तो साई स्टार साई डी टाउ आपका 1 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, साई n पे डी स्टार लगाया, साई n इंटू में डी एक्स इक्वल टू ये आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या था, n इंटू में x था, साई स्टार n आपका कॉन्स्टेंट था, x के अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो साई इक्वल टू साई स्टार यहाँ पर भी मेरा होगा ही होगा। आपने साई n का स्टार क्या लिख दिया, nx लिख दिया, साई n को क्या लिख दिया आपने, साई n को भी क्या लिख दिया, ns लिख दिया। n आपका यहाँ पर कांस्टेंट है तो n स्क्वायर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। और मैं कह रहा हूँ कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए। आपने क्या किया, आपने n स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर आपके पास टर्म बच गई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx लिमिट्स 0 से 1। जब हमने भी इसको ऊपर किया था तो आपकी क्या निकल कर आई थी, ये x स्क्वायर dx 0 से 1 की लिमिट क्या निकल कर आई थी आपकी, 1/3 निकल कर आई थी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको 1/3 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को क्या लिख दिया, मैंने इस वाले पार्ट को लिख दिया 1/3। आपके पास निकल कर आया n स्क्वायर इंटू में 1/3 इक्वल टू 1। n इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, रूट का 3 निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट से आपको फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है वो कांस्टेंट आपका √3 निकल कर आ गया। आपको हर बार इस तरीके से नहीं निकालना, मैं बस आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ कि आप कैसे निकालते हो इसको। आपको निकालना कैसे है, आपको साई स्टार साई करना है। आपको कोई भी फंक्शन दिया गया होगा, आपको साई स्टार साई डी टाउ करना है। अगर वो 1 के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। आप क्वांटम केमिस्ट्री में उसको आगे जाके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो 1 के बराबर नहीं आया तो वो किसी और चीज़ के बराबर आएगा। मान लो वो x के बराबर आया है, मान लो वो y के बराबर आया है। अगर वो y के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के लिए आपको उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जो आपका साई स्टार साई डी टाउ की वैल्यू निकल कर आई है, आप उसको उल्टा कर दो और उसके ऊपर रूट लगा दो। जैसे इस वाले केस के अंदर आपकी जो वैल्यू निकल कर आई थी ऊपर, वो निकल कर आई थी क्या, 1/3। आपकी जो वैल्यू निकल कर आई थी साई स्टार साई डी एक्स की क्या निकल कर आई थी, 1/3 निकल कर आई थी ओवर एंटायर स्पेस। तो आपने क्या किया, आप इसको रिवर्स कर दो। जब आप 1/3 को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसका रूट लगा दो और जो निकल कर आएगा आप उसको फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। और नॉर्मलाइज करने के बाद आप उस फंक्शन को क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आगे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको और दिखाता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, नॉर्मलाइज द फंक्शन साई एक्स इक्वल टू साइन का पाई एक्स। आपको साइन पाई एक्स को नॉर्मलाइज करना है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको नॉर्मलाइज करना है फंक्शन को, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा। फिर भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। आपको लिमिट्स दी गई है 0 से 1। आप पहले क्या करो, पहले इसको चेक करो। चेक कैसे करते हैं, साई स्टार साई डी एक्स आपको लगाना है। 1 के बराबर आ गया तो नॉर्मलाइज्ड है, 1 के बराबर नहीं आया तो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। 1 के बराबर नहीं आया तो जिसके बराबर आएगा उसका रिवर्स करो, रूट लगाओ, उससे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने निकाला 0 से 1 के लिए साई स्टार साई डी एक्स निकाला। अगर इस यहाँ पर भी आपके पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जो आपका साई स्टार है वो आपका साई के बराबर होगा। तो साई स्टार आपने क्या लिखा, साइन पाई एक्स। साई को आपने क्या लिखा, साइन पाई एक्स। आपने इसको यहाँ पर कर दिया 0 से 1 के लिए। आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। वॉल्यूम एलिमेंट आपका क्या रहा, यहाँ पर डी एक्स रहा। तो यहाँ पर साइन पाई एक्स इंटू में साइन पाई एक्स क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स बन गया। और जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको साइन स्क्वायर डी एक्स का, साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताया था कि क्या उसका इंटीग्रेशन होता है। डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करनी है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 के अंदर और फिर उसको इंटीग्रेट करने बैठोगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। फंक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, साइन की फॉर्म के अंदर भी और कोस के फॉर्म के अंदर भी। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम साइन टू साई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी साइन टू साई कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू के अंदर भी साइन टू साई करेंगे। तो आपके पास साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर बनने के चांसेस पूरे हैं। अगर इनके बनने के चांसेस पूरे हैं तो क्यों ना आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद कर लो। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दोबारा से लिखी हुई है, साइन स्क्वायर बी एक्स। साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 इंटू में एक्स। अगर लिमिट आपकी ए से बी है तो आप यहाँ पर लिमिट लगा दो ए से बी। उसके बाद क्या, माइनस का 1/4 बी, साइन का 2 bx। यहाँ पर भी आप क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे क्वांटम केमिस्ट्री के। अदरवाइज आपको पता है कि आप इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। आप उसको इसकी जगह वैल्यू को पुट करो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आने वाला है। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आने वाला है तो क्यों ना आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो।
तो आपका इस केस के अंदर जो आपका क्या है साइन स्क्वायर पाई एक्स है, आपको साइन स्क्वायर बी एक्स का पता है, यानी कि आपका बी क्या है, बी की जगह आपको सिर्फ पाई लगाना है। इस रिजल्ट के अंदर आप लगा दीजिए बी की जगह पाई, 1/2 इंटू में एक्स किया, 1/4 बी था, यहाँ पर 4 पाई कर दिया, इंटू में साइन 2 बी एक्स था, साइन 2 पाई एक्स कर दिया। लिमिट क्या थी, 0 से 1 थी, 0 से 1 आपने यहाँ पर लिमिट लगा दी, 0 से 1 आपने यहाँ पर लिमिट लगा दी। तो ये क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 1/2 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस का 0, माइनस का 1/4 पाई बाहर था, इस साइन का 2 पाई इंटू में 1, साइन का 2 पाई इंटू में 1, माइनस का साइन का 2 पाई इंटू में 0, तो 2 पाई इंटू में 0 क्या हो गया, साइन का 0 हो गया, साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, साइन का 2 पाई क्या होता है, ये भी आपका 0 ही होता है। साइन की वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पार्शियल 1D बॉक्स के लिए फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, आपने अगर मेरे को सुनी रहे होगे तब भी आपको इजीली याद हो गया होगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई एक्स का इंटीग्रेशन निकल कर आएगा 1/2 इंटू में 1 माइनस का 0, माइनस का ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो ये निकल कर आया 1/2। अगर ये 1/2 आया, ये तो 1 के बराबर नहीं आया, अगर ये 1 के बराबर नहीं आया इसका मतलब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से। वो आप कैसे निकालते हो, जो मेरा 1 के बराबर नहीं आया तो किसी के बराबर आया होगा, जिसके बराबर वो आया है उसका रिवर्स करो और रूट लगा दो। 1/2 आया था, इसका रिवर्स क्या हो गया 2 हो गया, उसके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो गया, √2 हो गया। तो फंक्शन को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है। साइन पाई एक्स आपको गिवन था, √2 इंटू में साइन पाई एक्स हो गया, लिमिट्स यहाँ पर क्या है 0 से x की 1 के लिए आपका ये फंक्शन अब क्या हो गया, ये फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड हो चुका है और आप इसको यूज़ कर सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री में। अगर मैं खाली साइन पाई एक्स की बात करता हूं तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉर्मलाइज नहीं है, वो फंक्शन अननॉर्मल है, क्योंकि वो फंक्शन आपको ये नहीं बता रहा कि ओवर एंटायर स्पेस के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो 100% है, क्योंकि वो 100% आपकी नहीं निकल कर आ रही। और अगर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन आपका पार्शियल 1D बॉक्स के आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, तो पूरे बॉक्स के अंदर उसके पाए जाने की संभावना 100% होनी चाहिए। वो 100% तब होगी जब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको नॉर्मलाइज करना आता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन जो है वो नेट के अंदर आया हुआ है 4 नंबर के अंदर। 4 नंबर के अंदर आपका ये क्वेश्चन जो है नेट के अंदर आया हुआ है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको करना है फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, साई एम गिवन है, यानी कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर एम है। कभी भी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर आपका वेरिएबल एम है, तो कोई बात नहीं है, एम को लेकर चल लेंगे। यहाँ पर आपको फंक्शन को क्या बोल रखा है, साई एम बोल रखा है। साई एम आपका फंक्शन है। उसके बाद क्या है, फाई के साथ वो वेरी कर रहा है, यानी कि साई फंक्शन जो है वो किसका है, फाई का है, एम का फंक्शन नहीं है, फाई का फंक्शन है। सॉरी, फंक्शन किसका है, फाई का आपका फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि फाई आपका वेरिएबल है। आपको जो फंक्शन है उसको साई एम से इसने डिनोट किया हुआ है। एम यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपका क्या है, फाई है। कोई बात नहीं, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर फाई आ गया, तो साई फाई आपको क्या दिया हुआ है, ए इंटू में आयोटा एम इंटू में फाई, आयोटा एम इंटू में फाई। और ये किसके लिए है, रोटेटिंग पार्टिकल के लिए है। जब हम लोग रोटेटिंग पार्टिकल पढ़ेंगे, रिजिड रोटर पढ़ेंगे, वहाँ पर यही फंक्शन आएगा, इसी टाइप के फंक्शन आएंगे, ई की पावर के अंदर फंक्शन आएंगे, आपको उनको भी याद करना है। यहाँ से बस हम एक आइडिया ले रहे हैं किस टाइप का फंक्शन होता है और आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे कैसे आप इसको नॉर्मलाइज्ड कर सकते हो। तो आपका रोटेटिंग पार्टिकल का आपको लिमिट भी यहाँ पर दे रखी है 0 से 2 पाई की। अगर 0 से 2 पाई की लिमिट नहीं दे रखी होती तब भी आपको ये 0 से 2 पाई का पता होना चाहिए। कब पता होना चाहिए, जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको साई दिया हुआ है, क्या है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एम फाई। अब इस फंक्शन के अंदर जो आपके पास फंक्शन है, इसके अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसके अंदर आपका आयोटा है। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट है तो साई स्टार और साई आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले तो आप साई को लिख लो और साई स्टार को अलग अलग लिख लो। तो जो आपका साई है वो तो क्या है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एम फाई, ये आपका क्या है, साई है। साई स्टार क्या होगा, आयोटा की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस का आयोटा लगाना है। तो ये क्या हो गया, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एम फाई। अब आपको क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज चेक करने के लिए आप क्या करते हो, या आप निकालते हो साई स्टार साई डी टाउ, साई स्टार साई डी टाउ। फंक्शन आपका फाई के अंदर, तो आपका डी टाउ क्या हो जाएगा, डी फाई आपका डी टाउ हो जाएगा। क्या लिखा आपने, साई स्टार साई डी फाई आपने निकाला। 0 से 2 पाई की लिमिट दे रखी थी, 0 से 2 पाई की आपने लिमिट यहाँ पर पुट कर दी। साई स्टार आपका क्या है, साई स्टार आपका है ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एम फाई। ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एम फाई आपने कहाँ रखा, साई स्टार की जगह रख दिया। साई आपका क्या है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एम फाई, आपने साई की वैल्यू रख दी। इंटू में क्या है, डी फाई है। आपको तो पता ही होता है कि ई एक्स इंटू में ई
वाई क्या होगा, ई एक्स इंटू में ई वाई होता है ई एक्स ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये तो आपको पता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एम फाई प्लस में आयोटा एम फाई, आप इसको ये भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो प्लस का आयोटा एम फाई को माइनस का आयोटा एम फाई से काट सकते हो। अगर आप इसको काट सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो ई रेज टू दी पावर 0, और आपको पता है किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ई रेज टू दी पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, डी फाई बच गया। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे जैसे डी वाई का इंटीग्रेशन y होता है, वैसे ही डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई हो गया। लिमिट्स आपने लगा दी 0 से 2 पाए, तो आपने पहले क्या किया, अपर लिमिट फाई की जगह 2 पाए माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 तो आपका 0 ही है, 2 पाए आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आपका साई स्टार साई डी टाउ 1 के बराबर नहीं आया। अगर 1 के बराबर नहीं आया तो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो आप इसे कैसे नॉर्मलाइज करते हो, जिसके बराबर वो आया है उसका रिवर्स करो और रूट लगा दो। तो मैं इसका रिवर्स करूंगा तो क्या हो गया, 1/2 पाई हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसका रूट लगा देना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है 1/2 पाई का रूट। आपको फंक्शन के आगे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपका फंक्शन क्या हो गया, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। चारों ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन ये था, ऑप्शन के ऊपर टिक लगाओ, 4 नंबर आपके। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम लगा, वरना आप तो होशियार हो, आप तो इसको 1 मिनट के अंदर कर दोगे, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करना है। आपको पता है कि आपको साई स्टार और साई डी टाउ को चेक करना है। अगर वो आपका 1 के बराबर है तो वो पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो आपको पता है जिसके बराबर आएगा आपको उसको रिवर्स करना है और रूट लगा देना है। तो आपको तो 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन हम लोग एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है वो लगभग सेम है। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम कैलकुलेट करते हैं क्या, साई स्टार साई डी टाउ। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते तो हम यही कैलकुलेट है, साई स्टार साई डी टाउ। लेकिन नॉर्मलिटी के अंदर हम लोग ओवर एंटायर स्पेस देखते हैं। जो भी आपको लिमिट है आप उस लिमिट को एज इट इज पुट करते हो, ओवर एंटायर स्पेस आप देखते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपकी ओवर एंटायर स्पेस प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, दैट मीन्स आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। प्रोबेबिलिटी वाले केस के अंदर आपको लिमिट्स को तोड़ सकता है, जैसे 0 का L का बॉक्स है तो आपको 0 से L/2 के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछेगा, L/2 से L के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, L/3 से लेकर 3L/3 की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी आपको रीजन दे सकता है। तो आपको तो सारे के सारे फॉर्मूले पता है, आपको प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 1D बॉक्स के लिए। अगर आपका बॉक्स 0 से L लेंथ का है, आपको तो ये भी पता है कि कैसे आप लोग sin स्क्वायर bx को इंटीग्रेट करते हो, कैसे आप लोग cos स्क्वायर bx को इंटीग्रेट करते हो। अगर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है। आपको लिमिट्स को पुट करो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वहां से इजीली निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने अच्छा खासा जोर दिया था पार्टिकल इन 1D बॉक्स के ऊपर। पार्टिकल इन 1D बॉक्स के ऊपर जोर इसलिए दिया क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पार्टिकल इन 1D बॉक्स से ही मिले हैं। वो आपसे यही पूछता है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पार्टिकल आपका 1D बॉक्स के अंदर है। वो बॉक्स आपका 0 से L भी हो सकता है, वो बॉक्स आपका -L से L भी हो सकता है, वो बॉक्स आपका 0 से 2L भी हो सकता है। तो 0 से L एक सेफर साइड है, 50% चांस होते हैं कि 0 से L आएगा, 50% चांस होते हैं कि -L से L और 0 से 2L आएगा। अगर 0 से 2L या फिर -L से L आए तो उसके अंदर भी जो फंक्शन होता है वो साइन का ही होता है या फिर कोस का ही होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साई स्टार साई डी टाउ लगाना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू को वहाँ पुट करो, अंदर आपकी फॉर्म बनेगी sin स्क्वायर bx dx की या फिर cos स्क्वायर bx dx की। फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला खुद डिराइव करो, उसके अंदर फिर आप क्या करो, लिमिट्स को पुट कर दो। तो उसको उस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है। अगर आप उसका भी याद कर सकते हो तो आप वैल्यूज को पुट करके देखो, -L से L का वेव फंक्शन देखो क्या होता है, 0 से 2L का वेव फंक्शन देखो क्या होता है, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले को डिराइव कर लो, और उसका रिजल्ट अगर आप याद कर सकते हो तो उसका रिजल्ट भी याद कर लो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 0 से L का तो याद कर ही लो, क्योंकि 0 से L के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आपको तो पता है कि पार्टिकल 1D बॉक्स का जो आपका वेव फंक्शन होता है वो √2/L sin nπx/L होता है। लिमिट आपकी 0 से L है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, कैसे निकाली थी, साई स्टार साई डी टाउ आप करके आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। उसको निकालते वक्त बीच में इंटीग्रेशन फंस गया था sin स्क्वायर bx dx का। अगर आप वो याद करो तो उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल गया था P = 1/L × max, उसकी लिमिट माइनस का 1/2nπ इंटू में sin 2nπx/L उसकी लिमिट्स। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाते हो गलती से तो कोई बात नहीं, आप जैसा फॉर्मूला बेसिक तरीका होता है, जो क्या होता है साई स्टार साई dx, आप उस तरीके से इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे, बशर्ते आपको sin स्क्वायर bx का और cos स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन पता हो। अगर आपको वो पता होगा तो आप इजीली इस चीज़ को कर पाओगे। उसके बाद हम लोगों ने
अलग अलग रीजन के लिए बात की थी हम लोगों ने, 0 से L/2 के लिए बात की थी, आपका रिजल्ट निकल कर आया था क्या 1/2। कैसे निकल कर आएगा 1/2, आपको 0 से L/2 सिर्फ ऊपर जो वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट पुट करो, ए आपका क्या हो गया 0 हो गया, बी आपका क्या हो गया L/2 हो गया, पुट करो रिजल्ट निकल क्या आएगा 1/2 निकल गया। 1/2 का मतलब क्या 0.5, इसका मतलब क्या 50%। अगर आपके पास लिमिट जो है वो 0 से L/4 की है, 0 ए आपका क्या 0, बी आपका क्या L/4, तो आपका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो निकल कर आएगा 1/4 माइनस का 1/2 पाई, ये आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखोगे तो ये निकल कर आएगा 0.09, यानी कि कितना 9%। अगर आप ए की जगह L/4 रखोगे, बी की जगह आप 3L/4 रखोगे, तो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा 1/4 प्लस का 1/पाई इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 0.82 होगा, यानी कि 82% होगा। अगर आपको लिमिट L/2 से L दे रखी है तो आपका क्या होगा 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि 50% होगा। तो आधे डब्बे में पाई जाने 50%, पीछे के आधे के अंदर 50%, बीच वाले में 82%, इधर वाले में 9%, इधर वाले में 9%। ये आपको मैंने वहाँ पर लास्ट टाइम के अंदर एक डब्बा बना के भी दिखाया था कि कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो इतना आपको याद करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और थोड़ा बहुत आपको याद करना है किसके अंदर, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उसमें आपको क्या याद करना है, आपको चेक करना है कि आपका साई स्टार साई डी टाउ यानी कि प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर स्पेस क्या आपकी 1 है, ओवर एंटायर स्पेस 1 होनी ही चाहिए। इसकी तो हमने बात की है, क्योंकि आपका बॉक्स, आपका जो पार्टिकल है वो तो डब्बे के अंदर ही है। अगर वो डब्बे के अंदर ही है तो डब्बे के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, यानी कि उसकी फ्रैक्शन के अंदर 1 होनी चाहिए। तो अगर ये 1 आया दैट मीन्स आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन अगर ये 1 नहीं आया, अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है ओवर एंटायर स्पेस, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, आपको उसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, मान लो कि आपकी 1 की जगह आकर किसकी वैल्यू क्या किसके बराबर आई, ये आपकी वैल्यू आ गई a के बराबर, तो a को उल्टा कर दो यानी कि 1/a कर दो, फिर उसका क्या लगा दो रूट लगा दो, ये आपका हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इस n से आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन लिखवाई थी क्वांटम केमिस्ट्री, वो मैंने आपको ये लिखवाई थी कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर निकालने वाले हैं जब वो क्या हो, मोशन के अंदर होता है। कैसे निकालते हैं, आपके पास मोशन के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या होते हैं, आपके पास मॉडल्स होते हैं, उस मॉडल की हेल्प से आप क्या निकालते हो, वेव फंक्शन को निकालते हो। क्यों निकालते हो, आपके पास वेव फंक्शन क्यों होती है, आपने कहा कि माइक्रोस्कोपिक मैटर के केस के अंदर जो मोशन होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसका पार्टिकल नेचर बहुत कम है, वेव नेचर बहुत ज़्यादा है। अगर उसका वेव नेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई क्या होगी, वेव इक्वेशन होगी, और उसी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास वेव फंक्शन होता है। और उसी वेव फंक्शन की स्टडी हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, मॉडल्स की हेल्प से करने वाले हैं। ट्रांसलेशन मोशन के लिए आपके पास क्या होगा, पार्टिकल इन ए बॉक्स है। रोटेशन मोशन के लिए आपके पास रिजिड रोटर है। वाइब्रेशन मोशन के लिए आपके पास SHO है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल मोशन के लिए आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो इन मॉडल्स की हेल्प से, इन मॉडल की हेल्प से हम लोग वेव फंक्शन को निकाल लेते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के अंदर आपको ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनकी स्टडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उन ऑपरेटर को आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो और अपनी वैल्यू ऑब्जर्वेबल को निकाल लेते हो। ये बात हमने की थी फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज पढ़ी ऑपरेटर की। ज़्यादा फोकस हमने किया कम्यूटेटर के ऊपर और हर्मिटिसिटी के ऊपर। आपको भी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ा और आइगन फंक्शन को भी हमने देखा। और आज हमने नॉर्मेलिटी पढ़ ली और अपने प्रोबेबिलिटी भी आज हमने अच्छे से पढ़ ली। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग बिहेवियर निकालते हैं, वैल्यू ऑब्जर्वेबल निकालते हैं, उसको हम लोग निकालना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं। लेकिन वहाँ तक जब हम उसको पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इस जो फॉर्मूला है साई स्टार साई डी टाउ, ये आपके पास हमेशा यूज़ होएगा। तो आपको इसका पता होना चाहिए कैसे आप इसको ऑपरेट करते हो। साइन स्क्वायर बी एक्स का, कोस स्क्वायर बी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। पार्टिकल 1D बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 0 से L लिमिट के लिए क्या होता है एटलीस्ट आपको उसका तो पता होना चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं जब हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। और अगर आप लोगों ने अभी तक RJ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन, तो इसको जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो ताकि इंडिया के हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल सके। आज की डेट के अंदर जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जिनके पास पैसे नहीं है इस टाइम पढ़ने के। सिर्फ उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैनल को खोल रहे हैं, इस चैनल को हमने बनाया है। तो आप इसको अच्छे से स्प्रेड करो ताकि सभी लोग, सभी बच्चे एजुकेशन को गेन कर सके। सेकंड मेरा रीज़न ये भी है कि हमें इस लॉकडाउन के अंदर ग्राफ फ्लैट करना था, किसका, कि आपके केसेस कम हो जाए कोरोना का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जीडीपी का ग्राफ फ्लैट कर दिया। अगर जीडीपी का ग्राफ फ्लैट कर दिया इसका मतलब समझते हो आप, आगे जाकर जॉब्स की वैकेंसी कम होने वाली है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन फैलाना ही पड़ेगा, वरना हमारा देश पीछे चला जा रहा है। 5 साल 10 साल हमारा देश पीछे ही हो रहा है। कोरोना तो ख़त्म हुआ नहीं, कोरोना ग्राफ तो फ्लैट हुआ नहीं, लेकिन जीडीपी का फ्लैट जरूर ग्राफ ख़त्म हो गया। 26% बेरोजगारी दर है आज की डेट के अंदर। इसका मतलब हर 100 में 26 लोग बेरोजगार हैं। तो सोच कर देखो कितने बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे। तो आपको, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें, हम लोग सब तक इस चीज़ को पहुँचाएं। तो जितना स्प्रेड कर सकते हो इस चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि सारे के सारे लोग पढ़ना सीखें। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।